सुमित्रा, रत्ना और मधु हॉल कमरे में बैठी हुई थीं। उन तीनों के चेहरे पर सोगवारी थी। हम लोग कई महीनों से इस किस्म के हालात का शिकार थे। आए दिन कोई न कोई लाश देखनी पड़ती थी, कभी अपने किसी साथी की और कभी दुश्मनों में से किसी की। मैं और मधु शक्ति को अस्पताल से निकालने गए थे और इस मकसद में किसी हद तक कामयाब भी हो गए थे, मगर ऐन आखिरी लम्हों में शक्ति मौत का शिकार हो गया और वापस आते ही भेरू को मुझे अपने हाथों से मौत के घाट उतारना पड़ा। इन तीनों लड़कियों को बेला और भेरू वाले वाक्य ने ज्यादा मुतासिर किया था। उन्हें भेरू की मौत का ज्यादा अफसोस नहीं था। बेला की हालत ने उन्हें दहला कर रख दिया था और इसी वजह से ये तीनों अफसुर्दा थीं। मैंने सुमित्रा से पूछा, कोई फावड़ा वगैरह है? सुमित्रा ने बेख्याली में कहा, क्या करना है? मैंने कहा, भेरू की लाश को कमरे में ही सजा कर रखना है या उसका कोई बंदोबस्त भी करना है? वो बोली, ओह, और एकदम झटके से उठ खड़ी हुई। हम दोनों बंगले के पिछली तरफ आ गए जहां कारों के लिए गिराज बने हुए थे। एक खाली गिराज में बागबानी में इस्तेमाल होने वाली चीजें पड़ी थीं, घास काटने की मशीन, फावड़े, खुरपियां और ऐसी ही बहुत सी चीजें। मैंने एक फावड़ा उठा लिया और सुमित्रा के साथ इधर उधर देखता हुआ एक तरफ बढ़ने लगा और फिर एक मुनासिब जगह देख कर रुक गया। यह नर्म जगह थी। मैं फावड़े से जमीन खोदने लगा। सुमित्रा एक तरफ खड़ी देखती रही। तकरीबन 2 घंटों में इतनी गहरी कब्र तैयार हो गई कि भेरू की लाश को उसमें दफन किया जा सकता था। अब उसकी लाश को कमरे से उठाकर यहाँ लाना भी एक मसला था। लाश को एक चादर में लपेटकर हम चारों उसे तकरीबन घसीटते हुए इस गड्ढे तक लाए थे और फिर चादर समेत लाश को गड्ढे में धकेल कर उस पर मिट्टी डाल दी। मैंने हाथ झाड़ते हुए कहा, खस कम जहां पाक, तुम्हारे धर्म के मुताबिक इसका अंतिम संस्कार होना चाहिए था। सुमित्रा ने कहा, जो शख्स जीवन भर धर्म को धोखा देता रहा हो उसका अंतिम संस्कार तो इससे भी बुरा होना चाहिए था। उसकी लाश तो पहाड़ियों में फेंक देनी चाहिए थी ताकि कुत्ते और गिद्ध खा जाते। मुझे सुमित्रा की इस बात पर कोई हैरत नहीं हुई। उसने भेरू के बारे में जो कुछ बताया था उसके पेश नजर उसका ये रद्द अमल होना ही चाहिए था। हमारी वो रात जागते हुए ही गुजरी। ज्यादातर पंडित भेरू की बातें होती रहीं। सुमित्रा ऐसे ऐसे इंकिशाफ कर रही थी कि जिससे मुझे शदीद हैरत हो रही थी। ललिता के बारे में भी उसने हैरत अंगेज इंकिशाफात किए थे। उसके कहने के मुताबिक ललिता का ताल्लुक हरियाणा के एक बहुत बड़े जमींदार घराने से था। उसने सोशियोलॉजी में MA की डिग्री हासिल की थी। वो कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहती थी मगर बाप ने इजाजत नहीं दी। उसके ख्याल में इतने बड़े जमींदार की बेटी को मुलाजमत की जरूरत नहीं। चंद साल पहले ललिता अपने खानदान के बाज अफराद के साथ जैन मंदिरों की यात्रा के लिए आई। वो लोग राजस्थान के मुख्तलिफ शहरों में घूमते हुए माउंट अबू पहुंचे। उनका ख्याल था कि चंद रोज यहाँ रहकर पाली, बीकानेर और राजगढ़ से होते हुए हरियाणा वापस चले जाएंगे। माउंट अबू में मुख्तलिफ मंदिरों की यात्रा करते हुए वो लोग अचाल शिवा मंदिर पहुंचे तो यहाँ उनकी मुलाकात पंडित भेरू से हो गई। भेरू ने ललिता पर न जाने क्या जादू किया कि वो लोग जितने रोज माउंट अबू में रहे, ललिता रोज अचाल शिवा मंदिर जाती रही। और जब उसके घर वाले वापस जाने लगे तो ललिता ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया और वो मंदिर की गोपियों में शामिल हो गई। ललिता के घर वाले परेशान हो गए। उसके बाप को भी हरियाणा से बुला लिया गया मगर ललिता किसी तरह भी उनके साथ जाने पर आमादा नहीं हुई। हिंदू धर्म के मुताबिक जो नारी गोपी बनकर मंदिर की सेवा करना चाहती हो उसे जबरदस्ती वापस नहीं ले जाया जा सकता और कानून तो हमेशा धर्म के सामने बेबस ही रहा है। फिर सुमित्रा भी भेरू के जादू का शिकार हो गई। सुमित्रा अब भी हैरान थी कि भेरू के पास न जाने ऐसी कौन सी पुरस्कार कुव्वत थी कि जिस लड़की पर वो निगाह डालता वो उसके चरणों में ढेर हो जाती। हालांकि शक्ल सूरत के लिहाज से भेरू ऐसा नहीं था कि कोई औरत एक मर्तबा उसकी तरफ देखने के बाद दूसरी मर्तबा देखना पसंद करती। सुमित्रा के कहने के मुताबिक उसने कई हसीन लड़कियों को पंडित भेरू के पैर चाटते हुए देखा था। उनमें से कई लड़कियों का ताल्लुक तो बड़े बड़े मुअज़्ज़िज़ और दौलतमंद घरानों से था। वो ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर मंदिर की दासियां बन गई थीं और भेरू की हवस की आग बुझा रही थी। कितनी लड़कियां आईं और चली गईं। कम से कम 3 लड़कियां ऐसी थी जिन्हें भेरू ने भेड़ियों की तरह दांतों से भंभोर डाला और वो तड़प तड़प कर खत्म हो गईं। सुमित्रा के ख्याल में अगर मंदिर को नजर आतिश न किया जाता और वो लोग वहीं रहते तो ललिता इस भयानक अंजाम से दो चार न होती। मंदिर में तो कई लड़कियां भेरू की हवस की आग बुझाने के लिए मौजूद थीं, मगर इस बंगले में महसूर हो जाने से सिर्फ यही 2 भेरू के पास रह गई थीं। और उस रात ललिता के रक्स के दौरान भेरू अपने जुनून पर काबू न रख सका और उसने ललिता को दांतों से भंभोड़ कर मार डाला। उस वाक्य के बाद सुमित्रा चंद रोज तक सहमी रही। फिर उसका खौफ आहिस्ता आहिस्ता दूर होता चला गया। चूंकि वो अकेली रह गई थी इसलिए शायद भेरू उसके साथ ऐसा वहशियाना सलूक न करे। और फिर उस रात बेला उसके काबू में आ गई। ये बेला की खुशकिस्मती थी कि मैं बर वक्त पहुंच गया था। बेला तो बच गई मगर भेरू को अपनी जान से हाथ धोने पड़े। दूसरे रोज शाम का अंधेरा फैलते ही मैं बंगले से निकल खड़ा हुआ। मैं अकेला था और पैदल ही था।
नागराज के ठिकाने पर हमला करने के लिए मुझे एक दो काबिल एतमाद आदमियों की जरूरत थी। शक्ति खत्म हो गया था। भनोट उससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया था। पता नहीं वो जिंदा था या पुलिस ने उसे तशद्दुद करके हलाक कर दिया था। मिट्ठू राम जिंदा था, उसे तलाश कर लिया जाए तो मेरा काम बन सकता था। बंगले से निकलने से पहले जब मैंने रत्ना वगैरह को बताया कि कहाँ जा रहा हूँ, तो उन तीनों ने कहा कि मिट्ठू राम वगैरह को तलाश करने की जरूरत नहीं, वो तीनों मेरे साथ जाने को तैयार हैं। मगर मैं नागराज जैसे चालाक और अय्यार दुश्मन के मुकाबले में औरतों की फौज को लेकर नहीं जा सकता था। मैं तकरीबन 2 घंटों तक शहर के ऐसे इलाकों में घूमता रहा जहां मिट्ठू राम के मिलने की तवक्को हो सकती थी, और बिलाखिर वो बस स्टैंड के इलाके में नजर आ गया। पहले तो वो मुझे पहचान नहीं सका, लेकिन मेरी आवाज सुनकर उछल पड़ा। बोला, तुम कहाँ गायब हो गए थे गुरु? हम तो पूरे शहर में तुम्हें ढूंढते फिर रहे हैं। मैंने कहा, पूरा शहर मुझे खोज रहा है मगर मैं इसी शहर में हूँ। वो बोला, हाँ ये तो ठीक कहा तुमने, पूरा शहर ही तुम्हें खोज रहा है। खासतौर पर इस शहर की पुलिस तो तुम्हारी तलाश में बड़ी सरगर्म है। हमें पता चल गया था कि 2 दिन पहले तुमने शक्ति को अस्पताल से उठाने की कोशिश की थी, मगर उस बेचारे का टाइम पूरा हो गया था। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने शक्ति को उठाने की कोशिश की थी? वो बोला, उस जाली डॉक्टर और नर्स का जो हुलिया बताया गया था उससे हम भी समझ गए थे कि वो तुम्हारे और मधु के सिवा और कोई नहीं हो सकता, और इस वक्त तो तुम्हारा हुलिया पहले से भी बदला हुआ है। मैं चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा, फिर जल्द ही असल मौजू पर आ गया। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे साथ एक और आदमी की जरूरत है, तुम्हारी तरह भरोसे का हो। मिट्ठू राम ने कहा, वो पांडे है ना गुरु, जान लड़ा देगा। मैंने पूछा, असलहे का क्या इंतजाम है? वो बोला, पेट्रोल पंप के इलाके में एक आदमी है जिससे हर किस्म का असलहा मिल सकता है, मगर वो जरा महंगा है। मैंने पूछा, कितना महंगा है? वो बोला, कैराकॉफ एक फुल मैगजीन के साथ 30,000 रुपए में। मैंने जेब से नोटों की एक गड्डी निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दी। कहा, ये 1 लाख है, 2 राइफलें ले लेना, मगर उसे शुबा नहीं होना चाहिए कि किस मकसद के लिए ले रहे हो। बहुत मोहतात होकर सौदा करना, और परसों रात 9 बजे दिलवाड़ा रोड पर शहर से 2 मील बाहर उस पुलिया पर मुलाकात होगी जहां संगे मील लगा हुआ है। मिट्ठू राम ने नोटों की गड्डी जेब में ठूसते हुए कहा, समझ गया गुरु, हम 9 बजे से पहले ही पुलिया पर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल तैयार। और बंदे चाहिए तो अभी बता दो गुरु। मैंने कहा, नहीं, तुम और पांडे, तीसरा कोई नहीं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, याद रखना परसों रात 9 बजे। मैं मजीद कुछ कहे बगैर वहां से रुखसत हो गया। उसके बाद मैं तकरीबन 2 घंटों तक मुख्तलिफ बाजारों में घूमता रहा। एक औसत दर्जे के रेस्टोरेंट में बैठा चाय पी रहा था कि साथ वाली मेज पर बैठे हुए 2 आदमियों की बातें सुनने का मौका मिल गया। वो दोनों राना पैलेस के बारे में बातें कर रहे थे। उनकी बातों से अंदाजा हुआ कि पानी की वजह से राना पैलेस का लाखों का फर्नीचर तबाह हो गया था, और राणा शमशेर सिंह के आदमी नागराज को तलाश करते फिर रहे थे। नागराज बहुत चालाक आदमी था। उसने अपने असल ठिकाने के बारे में राणा शमशेर सिंह को भी नहीं बताया था। उसे शायद अंदाजा था कि राणा शमशेर सिंह किसी वक्त किसी वजह से उसके खिलाफ हो सकता है, और ये इत्तेफाक था कि उसके पैलेस में पानी भर गया था और वो नागराज का दुश्मन हो गया था। नागराज माउंट अबू में वाकई अकेला रह गया था। सरकार के बाज अफसरान भी उसके खिलाफ थे, और वो खुफिया पनाहगाह में छुपा अपने तैयार किए हुए जहर को आखिरी टेस्ट से गुजारने में मसरूफ था। उसे यकीन था कि जब वो ये जहरीले इंजेक्शन सरकार को पेश करेगा तो सरकार उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर देगी। बेला वाहिद हस्ती थी जो नागराज के ठिकाने के बारे में जानती थी। पहले तो तशद्दुद के बावजूद वो कुछ बताने को तैयार नहीं हुई थी, लेकिन फिर हैरत अंगेज तौर पर उसने न सिर्फ नागराज का ठिकाना बता दिया था, बल्कि उसके खिलाफ शदीद नफरत का इजहार किया था। उसके इस तर्ज अमल पर मैं कुछ शुबे में मुब्तला हो गया था। बेला को राना पैलेस से गायब हुए 4 रोज हो चुके थे। नागराज भी मोहतात हो गया होगा। वो समझ गया होगा कि बेला मेरे हाथ लग गई है। उसे जरूर ये शुबा होगा कि बेला कहीं जबान न खोल दे, और उसने जरूरी इंतजामात कर लिए होंगे। इसलिए मैंने उस पर आखिरी जर्ब लगाने से पहले 2 दिन का और गैप दिया था, ताकि वो मेरी तरफ से मुतमईन हो जाए और ये समझ ले कि बेला या तो गायब हो गई है, या अगर मेरे हाथ लगी है तो उसने जबान नहीं खोली। अगले 2 रोज तक मैं बंगले से बाहर न निकला। ज्यादा वक्त गपशप में गुजारा। जब हम सब बेला के कमरे में जमा होते तो मैं अपने आप को वाकई राजा इंदर समझने लगता। तहखाने में दौलत के अंबार लगे हुए थे और मेरे दाएं बाएं दुनिया की 4 हसीन तरीन औरतें थीं। ये अलग बात थी कि मैं राजा इंदर की तरह बेशर्म नहीं था। हम बेला के कमरे में होते तो वो दिलचस्प और सनसनीखेज बातें सुनाती रहती। उसकी बातों में नागराज का तस्करा और उससे शदीद नफरत का इजहार होता। तीसरे रोज शाम 8 बजे के करीब मैं रवानगी के लिए तैयार हो गया, और हस्बे मामूल मेरे साथ जाने के लिए मधु भी तैयार थी। मैंने भेरू के तहखाने से एक कैराकॉफ राइफल और एक पिस्तौल उठा लिया। पिस्तौल मैंने अपनी जेब में रखा और कैराकॉफ मधु के हवाले कर दी। बेला को पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने सुमित्रा और रत्ना को हिदायत कर दी थी कि वो बेला पर निगाह रखें। सुर्ख फियट अस्पताल में पुलिस की नजरों में आ चुकी थी, इसलिए उसे इस्तेमाल करना अब खतरे से खाली नहीं था। मैंने सफेद टोयोटा कार निकाल ली।
मधु ने पैसेंजर सीट पर बैठकर राइफल पैरों के नीचे रख ली। बंगले से निकलकर मैंने सालार बाजार और बस स्टॉप के इलाके में एक चक्कर लगाया और फिर कार का रुख होटल पैलेस की तरफ मोड़ दिया। पैलेस होटल दिलवाड़ा रोड पर ही वाक़ था। होटल के सामने से गुजरते हुए मैंने कार का रुख शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर मोड़ दिया। कार की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। हम जल्द ही आबादी से बाहर निकल गए। मैंने कार की रफ्तार मजीद कम कर दी। 2 मील आगे उस पुलिया तक पहुंचने में मजीद 10 मिनट लग गए। उस वक्त सामने से एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी। मैंने पुलिया के करीब कार रोकने का इरादा मुलतवी कर दिया और उसे सीधा आगे निकाल ले गया। सामने से आने वाली कार सुस्त रवि से हमारे करीब से गुजर गई। उसमें औरतें और बच्चे भरे हुए थे। वो लोग शायद जैन मंदिरों की तरफ से आए थे या मुमकिन है अबू रोड स्टेशन की तरफ से आ रहे हों, क्योंकि यही सड़क उस तरफ भी जाती थी। कुछ आगे जाकर मैंने यू टर्न लिया और कार को तेजी से दौड़ाता हुआ पुलिया के करीब पहुंच गया। वहां मुझे एक बार फिर यू टर्न लेना था। यू टर्न लेते ही मैंने कार रोक ली और नीचे उतरकर हेडलैम्प्स की रोशनी में आ गया ताकि करीब कहीं टीलों में छुपे हुए मिट्ठू राम और पांडे मुझे देख लें। और फिर ठीक 1 मिनट के बाद दोनों टीलों से निकलकर सामने आ गए। मैंने ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ते हुए कहा, पीछे बैठो जल्दी। और उन दोनों के बैठते ही मैंने कार एक झटके से आगे बढ़ा दी। रफ्तार उस वक्त भी मुनासिब ही रखी थी। हम उस रास्ते के करीब से गुजर गए जो दहशतगर्दी के कैंप की तरफ जाता था। उस तरफ देखते हुए मेरे होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। तकरीबन 2 मील आगे जाकर सड़क के दाईं तरफ शमशान घाट का पुराना सा बोर्ड नजर आ गया। यहाँ पहाड़ियों में कहीं हिंदुओं का शमशान घाट था जहाँ वो अपने मुर्दे जलाया करते थे, लेकिन ये शमशान घाट काफी अरसे से खत्म हो चुका था। इस बोर्ड के साथ चट्टानों में एक तंग सा रास्ता था। मैंने कार उस तरफ मोड़ दी। रास्ता खासा दुश्वार था। दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियां और उनके साथ चट्टाने थी। सामने से अगर कोई साइकिल सवार भी आ जाता तो गुजरना मुश्किल हो जाता। बिलाखिर वो खंडर नजर आ गए। मैंने कार एक तरफ चट्टान के करीब रोक ली और इंजन बंद कर दिया। बत्तियां भी ऑफ कर दी। हम तकरीबन 5 मिनट तक बेहिस्सो हरकत कार में बैठे रहे। मैं ये अंदाजा लगाना चाहता था कि खंडरों की निगरानी तो नहीं हो रही थी, लेकिन मेरे ख्याल में वहां कोई नहीं था। अगर कोई होता तो किसी न किसी रद्द अमल का इजहार जरूर होता। मैंने मिट्ठू राम और पांडे को इशारा किया और हम नीचे उतर आए। दरवाजा खोलने और बंद करने में बड़ी एहतियात से काम लिया गया था ताकि कोई आवाज पैदा न हो सके। मंदिर का वो चौरुखी मीनार तकरीबन 60 फुट बुलंद था। मीनार पर काई जमी हुई थी और कई जगहों से ईंटें उखड़ी हुई थी। रात के वक्त समत का अंदाजा लगाना दुश्वार था, मगर वो चट्टान नजर आ गई जिसके बारे में बेला ने बताया था कि उसके आगे एक शिकस्ता दीवार भी थी। हम दबे कदमों चलते हुए उस 4 दीवारी में दाखिल हो गए। आसार बता रहे थे कि वो कमरा बहुत वसीओ अरीज रहा होगा। चट्टान का दूसरा हिस्सा हमवार था और उसे कमरे की एक दीवार के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, या उस चट्टान की माहियत देखते हुए उसके साथ वो कमरा तामीर किया गया था। चट्टान में वो खोह ज्यादा बड़ी नहीं थी। एक आदमी बमुश्किल अंदर दाखिल हो सकता था, लेकिन उससे आगे को जगह काफी कुशादा थी और 5-6 आदमी आसानी से खड़े हो सकते थे। मैंने उस खोह में दाखिल होते हुए जेब से पेंसिल टॉर्च निकाल कर रोशनी कर ली और उसकी महदूद रोशनी में जायजा लेने लगा। उस खोह के आखिर में दीवार के साथ काले रंग का एक तकरीबन 2 फुट ऊंचा और 1 फुट गोलाई के हजम का पत्थर पड़ा हुआ था। पत्थर ऊपर से किसी गंजे सर की तरह गोल और चिकना था। उसके सामने वाले रुख पर सफेद रंग से आंखें और मुंह की तरह का निशान बना हुआ था। पेशानी पर 3 सफेद लकीरें थीं। मैं हिंदू धर्म को बुरा नहीं समझता था, लेकिन यह अजीब था कि सैकड़ों भगवान थे और उनके हर भगवान की हजारों किस्म की मूर्तियां थीं। काले रंग का ये पत्थर भोलानाथ था। मधु और मिट्ठू राम भी अंदर आ गए, जबकि पांडे राइफल संभाले खो के दहाने पर रुक गया। मैंने मिट्ठू राम को इशारा किया। उसने राइफल मेरे हाथ में थमा दी और पत्थर पर झुक गया। उसने बड़बड़ाते हुए वो पत्थर उठाकर एक तरफ रख दिया। क्षमा करना प्रभु, मैं तुम्हें तकलीफ दे रहा हूँ। उसके नीचे एक छोटे से गड्ढे में एक आहनी कुंडा लगा हुआ था। मेरे इशारे पर मिट्ठू राम उस कुंडे को पकड़कर खींचने लगा। चट्टानी दीवार का एक हिस्सा आवाज पैदा किए बगैर अपनी जगह से दाईं तरफ हरकत करने लगा। मैंने मिट्ठू राम की राइफल उसके हवाले कर दी और हरकत करती हुई दीवार को देखने लगा। दीवार में इतना खला पैदा हो गया कि 2 आदमी आसानी से अंदर दाखिल हो सकते थे। हम उस खला के दाएं बाएं बेहिस्सो हरकत खड़े किसी रद्द अमल का इंतजार करने लगे। 1 मिनट गुजर गया मगर कुछ नहीं हुआ। मैंने खला में झांक कर देखा। दूसरी तरफ गहरी तारीकी थी। मैंने पेंसिल टॉर्च जला ली और उसकी रोशनी में जायजा लिया। उस खला के अंदर ढलान सी थी। मैं मधु और मिट्ठू वगैरह को इशारा करता हुआ अंदर दाखिल हो गया और टॉर्च की रोशनी में अंदर की तरफ दीवार का जायजा लेने लगा। उस तरफ भी जमीन में एक आहनी कुंडा लगा हुआ था। मैं दूसरे हाथ में पिस्तौल संभाले दीवार के साथ साथ मोहतात अंदाज में ढलान पर आने लगा। तकरीबन 10 फुट नीचे जाकर यह रास्ता दाईं तरफ मुड़ गया था। मैंने दीवार की आड़ से झुक कर देखा।
उस तरफ नीचे जाने के लिए सीढ़ियां थीं और उनसे आगे कोई कमरा था जहां मध्यम सी रोशनी नजर आ रही थी। मैंने टॉर्च बुझा दी और अपने साथियों को इशारा करते हुए मोहतात अंदाज में सीढ़ियां उतरने लगा। अब मुझे फटफट की बहुत हल्की सी आवाज भी सुनाई देने लगी, जैसे उस कैद खाने के किसी कोने में कोई छोटी मशीन चल रही हो। वो खासा वसी हॉल था। एक तरफ 2-3 मेजें लगी हुई थीं जिन पर कुछ चीजें रखी हुई थीं। वो 4 आदमी थे जो उन मेजों के करीब खड़े थे। उनमें एक को तो मैंने फौरन ही पहचान लिया। वो अमरीश पंडित था। 2 के चेहरे मेरे लिए अजनबी थे। चौथा मेज पर झुका हुआ था, उसकी पुश्त मेरी तरफ थी, लेकिन मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो नागराज था। आखिरी सीढ़ी फर्श से तकरीबन 3 फुट ऊंची थी। मैं छलांग लगाकर नीचे उतरा तो धब की आवाज उभरी और वो चारों बैक वक्त उस तरफ घूम गए। वो चौथा आदमी नागराज ही था। वो सीधा हुआ तो मेज पर रखी हुई वो चीज भी मेरी नजरों में आ गई जिस पर वो झुका हुआ था। वो शीशे की एक मटकी थी जिसमें सब्जी माइल पीले से रंग का सयाल भरा हुआ था। नागराज की आंखों में खून जैसी सुर्खी थी। मेरी तरफ देखते हुए उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। पधारिए महाराज, पधारिए। उसके लहजे में तंज था। मुझे विश्वास था कि तुम यहाँ तक जरूर पहुंचोगे। तुम आ तो गए हो, मगर यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। ये समझो कि तुम्हारी मौत ही तुम्हें यहाँ लेकर आई है। मैंने आगे बढ़ते हुए कहा, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका नागराज। मधु और मिट्ठू राम वगैरह भी आगे आ गए थे। उन तीनों ने राइफलें तान रखी थी। मैंने कहा, तुमने मासूम और बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए जो मंसूबा तैयार किया था वो तुम्हारी मौत के साथ ही खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हारी लाश को इस जहर से गुस्ल दूंगा जो तुमने दूसरों के लिए तैयार किया है। नागराज ने हल्का सा कहकहा लगाया, बोला, ये तुम्हारी भूल है मूर्ख। दुनिया का कोई जहर मुझ पर असर नहीं कर सकता और दुनिया की कोई ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने कहा, अब भी इस खुशफहमी में हो। तुम तक पहुंचने के लिए मैंने बड़े जतन किए हैं। 2 मर्तबा मेरे हाथों से बच निकले हो, लेकिन आज तुम्हारे लिए कोई चांस नहीं है। मेरे इशारे पर मिट्ठू वगैरह ने अमरीश पंडित और उसके दोनों साथियों को राइफलों की जद पर लेकर मेजों से दूर हटा दिया। मैं नागराज के करीब पहुंच गया। मधु मेरे साथ थी। उसने नागराज को अपनी राइफल की जद पर ले रखा था। मेज पर तकरीबन 2 दर्जन सिरिंजें रखी हुई थी, जिनमें से कुछ जर्दी माइल सयाल से भरी हुई थी और कुछ खाली थी। नागराज ने कहा, मेरा मंसूबा मुकम्मल हो चुका है। ये सिरिंजें सरकार को भेज दी जाएंगी और वो अपने तौर पर इस इंजेक्शन की आजमाइश करेंगे और उसके फौरन ही बाद इसकी बाकायदा प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी और 1 महीने के बाद तुम्हारी कौम पर जो अजाब नाजिल होगा उससे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकेगी। मैंने कहा, बड़ी खुशफहमी है तुम्हें। मैंने एक भरी हुई सिरिंज उठा ली। कहा, यह सब कुछ तुम्हारे साथ यहीं खत्म हो जाएगा नागराज। ये तहखाना तुम्हारा मकबरा बनेगा। और मैं सिरिंज नागराज के बाजू की तरफ बढ़ाने लगा। मैंने कहा, तुम कहते हो कि दुनिया का कोई जहर तुम पर असर नहीं कर सकता। मैं जरा देखना चाहता हूं कि तुम्हारा तैयार किया हुआ ये जहरीला इंजेक्शन तुम पर असर करता है या नहीं। अगर ये जहर असर न कर सका तो पिस्तौल की गोली जरूर असर करेगी। नागराज की आंखों में खौफ भर आया। वो एक कदम पीछे हटा, मगर मधु ने राइफल की नाल उसकी पुश्त से लगा दी। फिर मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक नागराज बड़ी तेजी से नीचे झुका। उसने झुकते हुए मेरे पेट पर सर से टक्कर मारने की कोशिश की। मैं उससे भी ज्यादा तेजी से एक तरफ हट गया। नागराज अपनी ही झोंक में मुंह के बल गिर पड़ा। नागराज ऐसा शरीफ आदमी नहीं था कि इतनी आसानी से गिरफ्त में आ जाता। मुझे तवक्को थी कि वो कोई ना कोई हरकत जरूर करेगा, इसलिए मैं भी खासा मोहतात था। नागराज जैसे ही मुंह के बल गिरा, मैंने तेजी से घूमकर एक ठोकर रसीद कर दी। उसका मुंह फर्श से टकराया और वो कर्रा उठा। मैंने उसके शोल्डर ब्लेड पर एक और ठोकर जमाई। उसकी पेशानी एक बार फिर फर्श से टकराई, लेकिन इस मर्तबा वो फौरन ही पलट कर सीधा हो गया। मधु ने तेजी से आगे बढ़कर उसके सीने पर राइफल तान दी। मधु के हलक से बिल्ली जैसी गुर्राहट निकली। अब अगर तुमने हरकत की तो सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूंगी। मैंने घूमकर देखा। अमरीश पंडित और उसके दूसरे साथियों ने भी अपनी जगह से हरकत करने की कोशिश की थी, मगर मिट्ठू राम और पांडे ने उन्हें संभाल लिया था। मैं झुककर नागराज के सामने बैठ गया। उसका पेट नंगा था। मैंने नागराज की तरफ देखते हुए कहा, तुमने राधा के पेट में इंजेक्शन लगाया था ना, इसलिए मैं तुम्हारे भी पेट में इंजेक्शन लगाऊंगा और फिर देखूंगा कि ये जहर तुम पर असर करता है या नहीं। नागराज के चेहरे पर खौफ के साए गहरे होने लगे। उसने झूठ कहा था कि कोई जहर उस पर असर नहीं करेगा। यह इंजेक्शन उसका तैयार किया हुआ था और वो जानता था कि उसके खून में शामिल होने के बाद इस जहर का एक कतरा उसका वही हशर करेगा जो राधा का हो चुका था। वो अपनी जगह पर कसमसाया। मधु ने राइफल की नाल उसकी पेशानी पर रख दी और गुर्राई, अब अगर तुमने जरा भी हरकत की तो इंजेक्शन से पहले इस राइफल की गोलियां तुम्हारा खात्मा कर देंगी। नागराज के चेहरे पर मौत के साए लहराने लगे।
मेरे हाथ में पकड़ी हुई सिरिंज की सुई उसके पेट से सिर्फ 1 इंच के फासले पर थी। तभी तहखाने की फिजा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। मैं एकदम उछल पड़ा। उसके साथ ही एक निस्वानी आवाज गूंजी, नाजी, नागराज को छोड़ दो और तुम लोग हथियार फेंक कर अलग खड़े हो जाओ, वरना तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बच सकेगा। पांडे ने अपनी जगह से हरकत करने की कोशिश की, मगर उस लम्हे उसके मुंह से खौफनाक चीख निकली और वो ढेर हो गया। 2-3 गोलियों ने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया था। दोबारा आवाज आई, तुम लोग मेरी राइफल की जद पर हो, अपने हथियार फेंक दो और दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। मैंने मधु को इशारा किया। उसने नागराज की पेशानी से राइफल हटा ली। मेरा हाथ भी खुद ब खुद पीछे हट गया और फिर उसी लम्हे नागराज ने लेटे ही लेटे मेरे सीने पर पूरी कुव्वत से लात रसीद कर दी। मैं कराहता हुआ पीछे उलट गया। सिरिंज और पिस्तौल भी मेरे हाथ से दूर जा गिरे। बाजी पलट गई थी। पांडे खत्म हो गया था। अमरीश पंडित और उसके साथियों ने हमें राइफलों की जद पर ले लिया था और सिरिंज अब नागराज के हाथों में थी। मैंने गर्दन घुमाकर देखा। तहखाने की आखिरी सीढ़ी पर बेला राइफल ताने खड़ी थी।